नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर यानी कि पीके के साथ करार कर लिया है। अब 2027 की जो चुनावी रणनीति है उसकी बागडोर समाजवादी पार्टी की पीके संभालते हुए नजर आएंगे। और जो खबर है वो ये है, क्योंकि आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश के जिसको हम कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी से मिलने कलकत्ता पहुंचे तो उस वक्त उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से भी हुई। और प्रशांत किशोर को सलाह देने वाले लोगों में एमके स्टालिन और ममता बनर्जी, ये लोग हैं, या हम कहें कि दो मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उन्होंने राय दी है कि वो पीके के साथ करार करें और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे। अब यहां से एक चीज तो तय मानी जाती है कि अखिलेश यादव पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनकी रणनीति उनके भाषणों से साफ तौर से झलकती है, क्योंकि पूरे उनके स्पीच स्टेटमेंट जो है वो आगे की राजनीति को देखकर या चुनावी राजनीति के मद्देनजर ही जो है वो आसपास या हम कहें कि नजर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पीके की जनसुराज पार्टी, जिसका बिहार में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ और बिहार में जो हश्र हुआ, क्या उसके बाद पीके सही तौर पर सही रणनीतिकार साबित हो सकते हैं? और दूसरा, क्या पीके जैसे लोगों की रणनीति की वजह से ही चुनाव जीता जाता है? अगर ऐसा है तो हम इसमें थोड़ा सा जो है वो इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं, क्योंकि 2011 के बाद जब प्रशांत किशोर इस व्यवसाय में जुड़े या हम कहें कि आईपैक की स्थापना की, तो आपने देखा होगा और सुना भी है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति के लिए जो कैंपेनिंग थी उसकी कमान पीके के हाथों में थी। और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। ऐसी स्थिति में पीके का नाम जो है वो पहली बार उछलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में पीके का हाथ है? अब इसको अगर आपको समझना है तो इसके लिए बड़ी बातें, अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से समझे तो जिस तरीके से भुज के भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान दी गई, उसके बाद में गोधरा कांड पूरे देश ने देखा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो जांच बिठाई गई, नरेंद्र मोदी के जो है वो बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, और उस वक्त अमित शाह सोहराबुद्दीन के जो एनकाउंटर केस था उसमें तड़ी पार तक कर दिया गया था। बावजूद इसके लगातार जब भी चुनाव हुए गुजरात के, नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ वापस से विधानसभा में गए और सदन के नेता भी बने। और आखिरी जो चुनाव था, या हम कहें कि प्रधानमंत्री 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो गुजरात के चुनाव थे, उस चुनाव में एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देने के बावजूद मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे वहां पर नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं। और पूरे देश के सामने एक मॉडल होता है गुजरात के विकास का मॉडल, और उसमें अहम भूमिका होती है वाइब्रेंट गुजरात की। अब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी जो इस भूमिका में पीके से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो लगातार जीत हासिल कर रहे थे, तब पीके का रोल क्या था? पीके तो था ही नहीं। और जब 2014 में, क्योंकि 2014 में इस देश की एक डिमांड थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन पीके को लगा, गलतफहमी हुई कि शायद उनकी रणनीति का अहम रोल होता है, हम इसको नकार नहीं सकते, लेकिन यह कोई कारण नहीं होता। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी को लगातार जो है वो रिलॉन्च किया जाता है, तो फिर राहुल गांधी को सफलता क्यों नहीं मिली? और यही एक वक्त था जब 2012 में
आपको पता होगा उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। 2015 में पीके चले जाते हैं बिहार में नीतीश कुमार के लिए कैंपेनिंग के लिए। अब सवाल यह उठता है कि 2015 का क्रेडिट जब हम नीतीश कुमार की जीत के लिए पीके को देते हैं, तो फिर इस वक्त जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पीके ने तो खुद की पार्टी बनाई, 1 साल तक वो बिहार में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, रैलियां करते रहे, बावजूद इसके वो सफलता क्यों नहीं मिली? और मैं कहूंगा सफलता भी नहीं, उससे भी कोसों दूर जमानत जब्त क्यों हुई? क्यों नीतीश कुमार के सामने जो प्रशांत किशोर है उसका जादू खत्म हो गया? और फिर हम आते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाई पीके ने और एक नारा तैयार किया गया, 27 साल उत्तर प्रदेश के हो गए बर्बाद, इस तरीके का एक नारा बनाया गया कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। और उसके बाद में क्योंकि ये ग्राउंड धरातल पर उतना नहीं चला सकी कांग्रेस पार्टी, और उसके पीछे का कारण यह था कि अखिलेश यादव का गठबंधन हो चुका था राहुल गांधी के साथ। तो बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई। तो पीके का जादू वहां क्यों नहीं चला? फिर उसके बाद में पीके ऐसे राज्यों में जहां हम कहें कि टीएमसी के लिए, एमके स्टालिन के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आए, लेकिन पश्चिमी बंगाल और एमके स्टालिन जैसे जो राज्य हैं वहां पर इस तरीके की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए यह कहना कि पीके की रणनीति की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यह बिल्कुल गलत साबित होता है। और जब हम आज के इसमें देखते हैं संदर्भ में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पीके के साथ भले ही अखिलेश यादव कितने भी लंबी और कितनी भी मजबूत रणनीति बना ले, बिहार जैसा हाल ही होना है, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में सिमिलरिटी ज्यादा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है, आप देखिए, एक तरीके से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों यादव समाज कम्युनिटी से आते हैं, और जिस तरीके से यादव कम्युनिटी डोमिनेट करती है, तो आपने बिहार के विधानसभा चुनाव में कट्टे वाला गाना जो है वो तो सुना ही होगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया। तो दूसरी तरफ आप मैनपुरी, जहां से अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का परिवार आता है, आप उसको नहीं भूल सकते। और जिस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले हुई है 2017 से पहले की अगर हम बात करें, और एक से बड़े एक जो माफिया है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर आप आजम खान तक जो है वो देख सकते हैं। तो जंगल राज उत्तर प्रदेश और बिहार का मिलता जुलता है। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की जो कमजोर कड़ी थी, क्योंकि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या हम कहें कि समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने के बाद, कब्जा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को और अपने चाचा शिवपाल यादव को किनारे कर दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कमाया, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को आप छोड़ दीजिए, जिससे एक नहीं 4 कारणों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उस लिहाज से आप ये जरूर कह सकते हो, लेकिन उसका दूसरा अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव हुए और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने हार मिली, तो यह भी एक जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त है। तो जब हम बिहार और उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उसका दूसरा जो फैक्टर है वो हमें समझ में आएगा। अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां जो बिहार में की गई, लगभग 26 से 27 रैलियां अखिलेश यादव की रखी गई, और ठीक इसी तरीके से एनडीए गठबंधन ने योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी बिहार में की। अब दोनों का अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो अखिलेश यादव जहां जहां पर गए, जिन 26 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उसमें से सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई।
और अगर आप इसके उलट अगर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट देखोगे तो 80 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो यह इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण जिसकी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि पीके इसमें शामिल है, तो प्रशांत किशोर ने जो दावे किए थे बिहार चुनावों से पहले, क्या जनता पर उसका असर हुआ? क्योंकि जनसुराज पार्टी की 2 अक्टूबर को, लगभग चुनावों से 1 साल पहले जब उसका गठन किया गया, तब जो भीड़ हुई उसको देखते हुए लग रहा था कि चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी छवि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरह बना ली। तो अरविंद केजरीवाल की तरह कैसे बनाई कि बोलना बहुत है लेकिन करना कुछ नहीं है, और जब करने की बारी आएगी तो हम भाग जाएंगे। जब राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रशांत किशोर ने नामांकन भरने से ही इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेनापति चुनाव छोड़कर भाग जाए, तो अब पीके जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सहारे के ऊपर है कि उनका काम जो है वो चलता रहे, और चुनावी पार्टियां उनके लिए एक, जिस तरीके से हम कहें कि रणनीतिकार का काम उनको देती रहे। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी के लिए किया था कैंपेनिंग, और उसके बाद में भी किया प्रियंका वाड्रा के साथ, लेकिन स्थिति यह होगी कि कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर आ गई। अब आता है अखिलेश यादव की स्थिति पे। तो अखिलेश यादव उस वक्त कांग्रेस के लिए, अब अखिलेश यादव के साथ, लेकिन 2027 में कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। और इस वक्त, क्योंकि उस वक्त से अगर आप इस वक्त का फर्क देखोगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी इस वक्त ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का समीकरण देखते हैं तो आप देखिए, जाट, जाटव और मुस्लिम, एक समीकरण जो है वो यही बनता है। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए के साथ है और मायावती के एक्टिव होने से जाटव समुदाय का वोट एक तरफा जाएगा, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की उम्मीद उन वोटर के ऊपर है जो भारतीय जनता पार्टी से निराश है। और ऐसी स्थिति में मायावती कितना डेंट पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी को, यह कहना जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मायावती का अपना एक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक मायावती के एक तरीके से सक्रिय होने के साथ वापस जुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें दलित वोटर और अल्पसंख्यक, हम कहेंगे कि कुछ मुस्लिम वोट का हिस्सा भी मायावती को जाता है। तो ये करार तो हो गया, लेकिन ये करार जो हुआ है पीके और अखिलेश यादव के बीच में, ये कितना कारगर साबित होगा ये 2027 में। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को 2017 के बाद से जो मेंटेन किया है, और 2027 से पहले तो एक सबसे बड़ी जिसको हम कहें, क्योंकि इस चुनाव में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को पहले के बजाय ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेगी। क्यों लड़ेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में वाराणसी की जो सीट थी, बनारस की सीट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतनी लोकप्रियता के बावजूद वोट कम हुए। पहला कारण, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक सीखा, और अगर सबक सीखा तो यह चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में 80 सीटें आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत चाहिए तो 2024 में आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी 37 सीटों के बजाय 20 सीटों के आसपास भी रहती तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के और करीब चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जीतना और बड़ी जीत हासिल करना उतना ही जरूरी है कि 2029 में एक माहौल बनाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि पीके और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो क्या रंग खिलाने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।